दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे लक्षण की में खाना खाने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। देखिए, कोई भी डाइट जो हम लेते हैं, सबसे पहले हम उसको मुंह के द्वारा अंदर शरीर में लेते हैं। दांतों के द्वारा वो चबाया जाता है, जीभ के द्वारा उसको बोलस बनाया जाता है और उसके बाद वो फेरिंग्स में जाता है और फेरिंग्स से नीचे उसको ईसोफेगस में यानी कि खाने की नली में अंदर भेज दिया जाता है और खाने की नली से होता हुआ वो पेट यानी कि स्टमक में चला जाता है। तो यदि किसी व्यक्ति को खाना निगलने में या खाना को पेट तक पहुंचाने में समस्या हो रही है, तो इसका सीधा सा अर्थ यही है कि उसमें उसकी जो ग्रसनी यानी कि जो फेरिंग्स है या ईसोफेगस है, वहाँ पे कुछ समस्या है और अधिकांश मामलों में जो समस्या होती है वो ईसोफेगस यानी कि अन्न नलिका में ही होती है। जो फेरिंग्स है उसका काम इतना है कि वो जो बोलस फूड का बनता है, जिसको हम दांतों से चबा के और जीभ से उसको बोलस बना करके अंदर की तरफ उसको भेज देते हैं। बात यह होती है कि सामान्य अवस्था में जो हम सांस लेते हैं नाक के द्वारा या मुंह के द्वारा, वो सीधा ट्रेकिया में जाता है। अब ट्रेकिया आगे की ओर होता है यहाँ पे और इसके पीछे ईसोफेगस होती है। जब हम निगलते हैं किसी चीज़ को, डेगुलेटेशन करते हैं, तो उस टाइम पे वो खाने को ट्रेकिया में जाने से रोकता है और कई बार अगर थोड़ा सा पार्टिकल चला भी जाता है तो बहुत तेज़ी से खांसी होती है और वो उसको बाहर कर देता है। ये बॉडी की एक मैकेनिज्म है। तो निगलने के समय वो जो एयर वाला है वो रास्ता ब्लॉक हो जाता है और वो खाने की तरफ जो है, जो खाना है वो निगल के पीछे ईसोफेगस में चला जाता है। ये एक प्रक्रिया होती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जब भी खाना खाने में किसी को प्रॉब्लम हो रही है, जिसको हम डिस्फेजिया कहते हैं। डिस्फेजिया दो शब्द होते हैं, डिस PHAGIA ये निगलने वाला है और PHASIA होता है, वो बोलने में कठिनाई होता है। मैं अभी उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम खाने में जो कठिनाई वाला डिस्फेजिया है उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो इसलिए फेरिंग्स और ईसोफेगस और मूलतः ईसोफेगस में ही समस्या ये होती है। यदि कोई व्यक्ति ऐसी समस्या फेस करता है कि प्रारंभ में उसको जो सॉलिड फूड है या बड़ा फूड है, जो बड़ा बोलस है, उसको निगलने में परेशानी होती है और पानी को निगलने में कोई परेशानी नहीं होती है, तो इसका अर्थ ये है कि जो खाने की नली है उसमें कहीं ना कहीं नैरोइंग आना शुरू हो गया है। उस नैरोइंग के बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे पहला होता है मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन। कोई एक पाइप है, फूड पाइप है, यदि उसके अंदर की ल्यूमेन थोड़ी छोटी हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, तो वहाँ से उसको पास होने में दिक्कत होती है। वैसे तो फूड पाइप बहुत छोटा होता है, लेकिन चूंकि उसमें मस्कुलेचर होती हैं, तो जब भी कोई बोलस अंदर जाता है तो वो मसल मूवमेंट करके उस पूरे बड़े फूड को भी एकोमोडेट कर लेती हैं बिना किसी कठिनाई के। लेकिन यदि वहाँ पे ल्यूमेन नैरो हो गई है तो निश्चित रूप से जब भी हम कोई खाना खाएंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि वो कहीं ना कहीं अटक रहा है। दूसरी बात, ये आवश्यक नहीं है कि वहाँ पे केवल ऑब्स्ट्रक्शन ही हो, वहाँ पे कुछ सूजन या ईसोफेजाइटिस जिसको हम कहते हैं, उसके कारण से भी ये समस्या हो जाती है। कई बार कुछ फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन अटकने से भी ये समस्या हो जाती है। तो ये ऑब्स्ट्रक्शन क्यों होता है? देखिए, इसके कई सारे कारण होते हैं। एक कारण ये होता है कि सपोज यहाँ पे कुछ कोई वुंड बना और वुंड बनने के बाद वो हील हुआ, तो हील होने के बाद क्या होता है, वहाँ पे सिकुड़न आ जाती है, जिसको हम स्ट्रिक्चर कहते हैं बेसिकली। ये स्ट्रिक्चर घाव भरने के, कोई भी घाव किसी प्रकार का होता है उसके बनने के बाद वहाँ पे नैरो हो जाना, एक ये अवस्था है। दूसरा, कोई यहाँ पे कैंसर संबंधित गांठ होना, उससे भी ये समस्या उत्पन्न हो जाती है। और इसके अलावा एक नीचे जो है एक्लेजिया कार्डिया जैसी कंडीशन भी होती है, जिसमें ईसोफेगस का जो नीचे का भाग है वो नैरो हो जाता है, जबकि ऊपर का भाग थोड़ा चौड़ा ही होता है। उसको एक्लेजिया कार्डिया कहते हैं। प्लमर विंसन सिंड्रोम होता है, बेसिकली फीमेल में होता है और इसी के साथ साथ उनमें एनीमिया भी देखने को मिलता है। और जो कई बार एक कंडीशन होती है जिसको कार्डियोस्पाज्म कहते हैं, यानी कि जो ईसोफेगस का कार्डियक एंड होता है, नीचे वाला एंड होता है, वो स्पाज्म कर जाता है, कार्डियोस्पाज्म कर जाता है। और वहाँ पे इस कंडीशन में एक समस्या कई बार ये देखने को मिलती है, जो कि मैंने अभी बताया, कि जो हम हार्ड खाना खाते हैं
केवल उसमें रुकावट महसूस होती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि लिक्विड में प्रॉब्लम होती है और हार्ड खाना हम आराम से सेवन कर लेते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जब हम पानी अचानक से अंदर पीते हैं तो नीचे वाला भाग थोड़ा सा स्पाज्म कर जाता है टाइमिंग के लिए, लेकिन जैसे ही वो पास ऑन होता है तो वो नॉर्मल भी हो जाता है। इसलिए ऐसे लोग अपने आप को एकोमोडेट कर लेते हैं, वो एकदम से पहला जो पानी है, पहला पानी थोड़ी मात्रा में लेकर के उसको आराम से पास कराते हैं और फिर प्रॉपर पूरा पानी पी लेते हैं। कई बार क्या होता है कि हम बहुत तेज़ी से बहुत सारा पानी अंदर जब सक कर लेते हैं और उसको ईसोफेगस से हो जाता है तो वहाँ पे हमको रुकावट सी महसूस होती है। और ये रुकावट कई बार नॉर्मल खाना खाने में भी होती है। आपने अनुभव किया होगा कि आपने खाना खाया और वो ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ रुका हुआ सा महसूस लगता है, और वो रुका होने से ये जो जीफी स्टर्नम होता है यहाँ पे पेन भी होता है, और जैसे ही वो पास ऑन हो जाता है वो तो कंडीशन नॉर्मल हो जाती है। तो इसलिए अब ये ध्यान देना आवश्यक है कि क्या ये जो डिस्फेजिया है या कभी कभी होता है, ऑफ एंड ऑन होता है, या ये परमानेंट ही प्रॉब्लम रहती है और हम बहुत अधिक सॉलिड फूड खा नहीं सकते हैं। तो यदि ऐसी कोई संभावना लगती है या सिम्टम्स बढ़ते चले जाते हैं तो फिर ऐसी कंडीशन में इसकी इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी होती है। तो इसके लिए जो एंडोस्कोपी है, अपर जीआई एंडोस्कोपी, वही सफिशेंट है। और पहले तो इसमें बेरियम स्वेलो एक्सरे होता था कि कहीं कोई रुकावट या डायलेटेशन या चौड़ा कुछ इस प्रकार की समस्या उसका पता लग जाता है, लेकिन अब तो ज़्यादातर केसेस में अपर जीआई एंडोस्कोपी होता है, क्योंकि एंडोस्कोप से डायरेक्ट अंदर देख लिया जाता है कि कहीं कोई अंदर कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई रुकावट तो नहीं है, कोई जख्म तो नहीं है। और यदि कोई ट्यूमर या जख्म दिखाई देता है, वुंड दिखाई देता है, तो वहाँ की बायोप्सी भी साथ ही साथ ली जा सकती है, और उस बायोप्सी की जांच कराने से हमको डिजीज़ का, बीमारी का पता भी लग जाता है। जैसे जो ईसोफेगस है वो बीच में सेंटर ऑफ चेस्ट में जाता है, तो बाहर से मीडियास्टिनम जो होती है, जो लंग के बीच वाला हिस्सा होता है जहाँ हार्ट भी होता है, उसके बाद भी कई बार बाहर से कुछ प्रेशर या ग्लैंड जो होती है मीडियास्टिनल ग्लैंड, उनसे प्रेशर पड़ने से भी उसकी ल्यूमन नैरो हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में भी एंडोस्कोपी करके ये पता लगाया जा सकता है कि अंदर की जो ईसोफेगस की ल्यूमन है वो नॉर्मल है या नहीं है, और यदि वो नॉर्मल है और प्रेशर बाहर से आ रहा है तो फिर हमको अदर टेस्ट की ज़रूरत होती है। तो इसलिए यदि ऐसा कुछ लगे कि बहुत ज़्यादा रिफ्लक्स हो रहा है, या किसी को पेन की फीलिंग हो रही है, खाना खाते समय हमेशा पेन होता है, निगलने में भी कष्ट की अनुभूति होती है, कोई सूजन है, कोई अल्सर है, उसका पता लगाने के लिए अपर जीआई जो एंडोस्कोपी होती है उसका बहुत महत्व होता है। और मेरे विचार से यदि इस प्रकार की समस्या या सिम्टम्स बहुत अधिक दिखाई दे रहे हैं तो उसको हमको करना चाहिए, और क्योंकि डायग्नोसिस करने से ही आगे की चीज़ें होती हैं। यदि सब चीज़ें नॉर्मल हैं और कोई जख्म या केवल सूजन है, तो सूजन के लिए जो सबसे अच्छा उपाय है, जो सबसे नेचुरल उपाय है, वो है ठंडा दूध। फ्रिज में रखा हुआ थोड़ी मात्रा में चीनी रहित दूध को थोड़ा थोड़ा सिप करके यदि पिया जाए तो वो ईसोफेगस के निचले वाले भाग की और जो स्टमक है उसकी जो सूजन है, उसमें जो छोटा मोटा अल्सर बना हुआ है, उसके लिए बहुत ही लाभदायक होता है। और लेकिन फिर भी सबसे पहले यदि डिस्फेजिया, यदि खाने में निगलने में किसी को परेशानी हो रही है तो उसके कारण का पता लगाया जाना बहुत ही आवश्यक है। थैंक यू वेरी मच।